नमस्कार। आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी बिहार का खास कार्यक्रम रूबरू। और इस प्रोग्राम में हम ले चलेंगे आपको शाहाबाद की रणभूमि में। जो चुनावी तपिश है वो शाहाबाद में भी महसूस की जा रही है। क्या होगा काराकाट की रणभूमि में और क्या होगा सासाराम की रणभूमि में, तमाम नज़रें गड़ी हुई है। जब से कांग्रेस में टूट हुई है उसके बाद तो लगता है कि शाहाबाद की राजनीति और चरम पर पहुंच गई है। मुरारी गौतम पहुंच गए हैं अब बीजेपी के खेमे में, तो पूरा समीकरण लगता है कि गड़बड़ घोटाला हो गया है। तो कैसे क्या है सही स्थिति शाहाबाद की और क्या स्थिति है काराकाट की और क्या है सासाराम की, इसको जानने के लिए हमारे साथ शाहाबाद के वरिष्ठ पत्रकार नरेंद्र सिंह मौजूद हैं। पल पल की जानकारी रखते हैं शाहाबाद की सियासत की, और उनका जो विश्लेषण है वो देश में क्या कहिए कि सब जगह ऐसे सुना जाता है कि लगता है कि जो वो बोल रहे हैं वही होने जा रहा है शाहाबाद में। तो आइए जुड़ते हैं नरेंद्र सिंह जी। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए नरेंद्र भाई। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। क्या हो रहा है शाहाबाद में, काराकाट में क्या होगा, क्या लगता है काराकाट की रणभूमि में कुछ चेंज हो जाएगा? जो पिछला जो कहा जा रहा था कि उपेंद्र कुशवाहा वहां से चुनाव लड़ेंगे, रोहिणी आचार्य लड़ सकती है, इसके अलावा बहुत सारे का नाम आया था वहां के लिए, काराकाट के लिए, तो क्या इसमें कुछ परिवर्तन हुआ है या फिर वही पुरानी बात ही चल रही है काराकाट में? देखिए, जो तपिश की बात कर रहे थे आपकी, पूरे देश की तपिश चुनावी राजनीति की, तो वो भी यहाँ धीरे धीरे लोग महसूस करने लगे हैं। जी। और जहाँ तक काराकाट की बात कर सकते हैं तो उसमें 2009 में यह लोकसभा क्षेत्र अस्तित्व में आया था, नए परिसीमन में। तो उसके बाद जो 3 चुनाव हुए, मतलब 2009 का चुनाव हुआ, फिर 2014 का चुनाव हुआ, फिर 2019 का चुनाव हुआ। तो इन तीनों चुनाव में अब तक पूरी कहानी महाबली सिंह और उपेंद्र कुशवाहा के आसपास ही घूमते रह गई है। जी। मतलब 3 बार चुनाव है और 3 बार में 2 बार महाबली सिंह चुनाव जीते और 1 बार उपेंद्र कुशवाहा जी जीते थे। और तीनों बार संजोग ये है कि तीनों बार यहाँ से एनडीए ही जीता था। जी जी मेरा महाबली सिंह भी जब जी जी मेरा सवाल नरेंद्र भाई यही है कि जो पिछले 3 बार का जो जिक्र आप कर रहे हैं उसमें उसमें 24 24 की की जंग जंग में में उसमें उसमें क्या क्या चेंजेज चेंजेस आने आने वाला वाला है है काराकाट काराकाट में? में? अभी तक काराकाट में कोई चेंजेस नहीं दिख रहा है। थोड़ा सा मतलब उहापोह की स्थिति लग रही है। उपेंद्र कुशवाहा जी जो मोदी जी के 2 कार्यक्रमों में नहीं दिखे, उसको लेकर के, लेकिन अभी भी लोग यही देख रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा, महाबली सिंह और इंडी गठबंधन की तरफ से कोई नाम वैसा आ नहीं रहा है। या मतलब यह लोग अपना छुपा करके रखे हैं अपने पत्ते को, जिसके चलते लोग अभी समझ नहीं पा रहे हैं। जैसे बड़ी ठीक है साइलेंट। नरेंद्र भाई, पटना में चर्चा थी कि उपेंद्र कुशवाहा की पूरी तैयारी है, उनकी पूरी टीम काराकाट के लिए लगी हुई है, लेकिन बीच में ये जेडीयू से अलायंस हो गया, महाबली सिंह फिर आ गए। अब महाबली सिंह या फिर उपेंद्र कुशवाहा, क्या लगता है जमीन पर लोग किनको ज़्यादा पसंद कर रहे हैं वहाँ पे? मैंने आपसे बताया था कि उपेंद्र कुशवाहा और महाबली सिंह जो काराकाट के चुनाव में 3 बार चुनाव जीते हैं, 1 बार उपेंद्र कुशवाहा और 2 बार महाबली सिंह, और ये दोनों लोग एनडीए के ही गठबंधन तले चुनाव जीते हैं। पसंद और नापसंद की बात है तो एनडीए की तरफ से जब दोनों लोग आए हैं तो पब्लिक ने इनको पसंद किया है। तो अभी भी तो दोनों एनडीए में ही हैं। अभी आज की तारीख में जब हम तो आपसे बात बात कर कर रहे रहे तो हैं, हैं यही तो तो दोनों तो एनडीए में ही यहाँ हैं। के यहाँ के वोटरों के बीच यही तो बना हुआ है कि महाबली सिंह आएंगे कि उपेंद्र कुशवाहा आएंगे। चूंकि एनडीए गठबंधन में सीटों का जो बंटवारा अभी तक नहीं हो पाया है, उसके वजह से यहाँ के वोटर भी, जो एनडीए के वोटर हैं, यूपीए मतलब एनडीए गठबंधन के वोटरों की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, तो जो एनडीए के गठबंधन के वोटर हैं वो मतलब काफी असमंजस की स्थिति में है। लेकिन ज्यादातर मैं देख रहा हूँ कि उपेंद्र कुशवाहा की चर्चा कुछ ज्यादा हो रही है यहाँ। तो कुशवाहा जी की चर्चा काराकाट में ज़्यादा है। इंडी गठबंधन ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन कुछ नाम तो जरूर चर्चा में होंगे जो इंडी गठबंधन के कैंडिडेट होंगे। कुछ तो तैयारी हो रही होगी, ऐसा तो नहीं हो रहा होगा कि एकदम काराकाट में विपक्ष एकदम सोया हुआ है। नहीं, सोया हुआ कहाँ है। पहले से कांति सिंह जी चुनाव लड़ती रही हैं जी। और अच्छा खासा वोट भी उनको आता था। और इसके बाद मतलब बीच में रोहिणी आचार्य का भी नाम आया था। जी। जी। लोगों ने उछाला था कि रोहिणी आचार्य लड़ सकती हैं काराकाट से।
अगर रोहिणी आचार्य आती हैं तो समीकरण कुछ जरूर बदलेंगे। बीच बीच में कभी मतलब और भी लोगों के नाम आए, लेकिन कांति सिंह जी और रोहिणी आचार्य के अलावे और भी कोई तीसरा नाम अभी तक सामने नहीं आया है। अब ये देखना है कि इंडी गठबंधन ये इस काराकाट की सीट देता किसको है, किसके पल्ले जाता है। आरजेडी तो हमेशा इस पर दावेदारी किया था और आरजेडी का ही कैंडिडेट हमेशा से रहा है, चाहे लेकिन जब भी जो रहा। जो जातीय समीकरण है नरेंद्र भाई काराकाट का, वो सीट तो आरजेडी के लिए ही मुफीद मानी जाती है, जो वहाँ पे जो जातीय समीकरण है। तो फिर क्यों आरजेडी वो सीट क्यों नहीं लड़ना चाहेगी? इस जातीय समीकरण का जो आप आधार बता रहे हैं और मजबूत माना जाता है काराकाट में, लेकिन उस जातीय समीकरण को तो हमेशा एनडीए ने झुठलाया है। तो किस आधार पर कहा जाए कि काराकाट की सीट में जातीय समीकरण ज्यादा कारगर साबित होता है? तो अभी स्थिति साफ होनी है काराकाट की। देखिए, दो नाम तो जो आपने बताया, महाबली सिंह और उपेंद्र कुशवाहा का, तो लगता है कि उस दोनों में एक ही नाम फाइनल होना है एनडीए की तरफ से। सब होना है। जी, इंडिया अलायंस की तरफ से अभी स्थिति बहुत साफ नहीं है, जो आपके बातचीत से लग रहा है, और हमारे दर्शक भी इसको समझ पा रहे होंगे कि अभी वहाँ पर कांति सिंह चुनाव लड़ेंगी या रोहिणी आचार्य लड़ेगी, इस पर अभी विवाद है, बात विचार हो रहा होगा। लेकिन दो नाम जो एनडीए के तरफ से हैं वो महाबली सिंह और उपेंद्र कुशवाहा। उपेंद्र कुशवाहा की तैयारी वहाँ कुछ ज़्यादा लग रही है, जैसा आप बता रहे हैं। आप बात जी उपेंद्र कुशवाहा के वर्कर भी काफी मतलब एक्टिव हैं, जी और जी उपेंद्र कुशवाहा स्वयं काफी घूम रहे हैं, कई कार्यक्रमों में मैंने देखा भी है आते जाते उनको। मतलब जी काफी उन्होंने अपनी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी है। जी नरेंद्र जी, अब हम चलते हैं सासाराम की सीट पर। काफ़ी हॉट सीट हो गई है जब से मुरारी गौतम गए गए हैं बीजेपी के खेमे में, तो और भी चर्चा हो गई कि क्या मुरारी गौतम कैंडिडेट हो जाएंगे एनडीए के तरफ से। और भी बहुत सारे नेता हैं वहाँ पर। तो क्या लगता है कि एनडीए के तरफ से किन किन नामों की चर्चा है सासाराम में? चर्चा तो सासाराम सीट पर मतलब इस सुरक्षित सीट पर मुझे लग रहा है कि इधर के जोन में सबसे ज्यादा नामों की चर्चा हो रही है। मुरारी गौतम जी जब ज्वाइन किए तो उनका भी है, उधर मोहनिया के एक विधायक हैं आरजेडी की, उनके नाम की भी चर्चा हो रही है। छेदी पासवान जी अपना खम ठोक ही रहे हैं कि भाई मैं तो लड़ूंगा ही। मतलब पार्टी का 2 बार प्रतिनिधित्व यहाँ से उन्होंने किया, फिर ललन पासवान जी भी ज्वाइन किए हैं पार्टी को। तो जी जी एनडीए की तरफ से सीवेश राम गुड्डू, मतलब 5 नाम तो ऑलरेडी मतलब चर्चा में था, और भी कई नाम हैं जो लोग प्रयासरत हैं, नहीं नहीं, गंभीर जिनका नाम की कि हम अगर बात करें तो छेदी पासवान के बाद गंभीर नाम क्या मुरारी गौतम का है या ललन पासवान का है? इस पर तो मैं अगर मेरे हिसाब से देखा जाएगा तो ललन पासवान का नाम गंभीर है। गंभीर है। उसके पीछे कारण है कि अगर, हालांकि ये विश्लेषण होगा वो मैं नहीं करना नहीं चाहूंगा नहीं, कि मीरा विश्लेषण कुमार ही हम लोग कर रहे हैं। टिकट तो पॉलिटिकल पार्टी के लीडर देंगे। मैंने हम पत्रकार लोग तो विश्लेषण ही करते हैं। जी जी मीरा कुमार के इंडी गठबंधन की तरफ से चुनाव लड़ने के बाद जी कांग्रेस से आए किसी किसी भी, चाहे इंडी गठबंधन से आए किसी भी कैंडिडेट जी जी को लेकर के थोड़ा वोटरों में वो मतलब एक्टिवेशन नहीं देखने को मिल सकता है। जी जो नए लोग आएंगे, अब ऐसे क्या होता है भाई, एनडीए गठबंधन तो किसी को भी कहीं से लड़ा सकती है। नहीं नहीं, एक चर्चा ये भी थी नरेंद्र भाई पटना में कि मीरा कुमार एज फैक्टर हो सकता है, तो मीरा कुमार अपने परिवार के किसी सदस्य को ये सीट दे सकती है, खुद ना लड़के किसी दूसरे को लड़ा सकती है। इस बात में कितनी सच्चाई है क्षेत्र में? बात चली थी, जी बात ये भी चली थी कि मीरा कुमार अपने परिवार के किसी सदस्य को भी लड़ा सकती है। एक बार ये भी बात चली कि हो सकता है कि मुरारी गौतम जी ही कांग्रेस के कैंडिडेट हो जाए। जी जी, लेकिन लेकिन अब तो वो चले गए एनडीए में। तो वो तो एनडीए में चले गए हैं, जी और एनडीए में कैंडिडेट की संख्या ज्यादा हो गई है जी जी सासाराम सीट के लिए। जी 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 और तो वैसी परिस्थिति में अब मीरा कुमार अगर उधर से कैंडिडेचर, अगर सब कुछ मुझको लग रहा है कि अगर मीरा कुमार का कैंडिडेचर उधर से आता है तो जी वैसी परिस्थिति में ही एनडीए अपना पत्ता खोलेगा यहाँ, अच्छा जैसा मुझे लग रहा है। जी 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 मीरा कुमार के कैंडिडेट होने पर, चूंकि यहाँ एक बहुत बड़ा फैक्टर बहुजन भी है, सासाराम सीट पर बहुजन समाज पार्टी हमेशा 1 लाख के आसपास वोट लाता है, 80,000 90,000। केवल 2014 में जब जेडीयू से केपी रमैया जी लड़े थे, उस जी समय बहुजन को 35,000 वोट आए थे, नहीं तो
जिस चुनाव में भी बहुजन ने कैंडिडेट दिया वहां 90,000, 95,000, 1 लाख के आसपास। हाँ, तो बीएसपी ने तो घोषणा कर दी है कि वो लड़ेगी सासाराम की सीट। तो अगर वो बीएसपी ने घोषणा कर दी है तो ये जी बहुत बड़ा फैक्टर होगा, और ये फैक्टर काम करेगा, मतलब दोनों एनडीए और एनडी दोनों गठबंधनों के लिए इस पर मतलब एग्जामिन करना पड़ेगा दोनों गठबंधन। फायदा होगा किसको, एनडीए को फायदा होगा या फिर इंडिया अलायंस को फायदा होगा? अगर बीएसपी कि लड़ती है चुनाव तो। अभी तक तो इस सीट पर रविदास परिवार और पासवान परिवार के ही लोग लड़े हैं। जी जी जी। तो बीजेपी बहुजन समाज पार्टी किसको अपना कैंडिडेट बनाती है, इस पे भी वो निर्भर एक करेगा। फैक्टर होगा ना। अगर वो किसी रविदास को चुनाव लड़ा देती है तो वो तो मतलब वोट का डिवीजन कर ही लेगा। जी 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 जी। तो ये महत्वपूर्ण कर गया कि उम्मीदवार कौन होता है बीएसपी से। तो हाँ, बीएसपी के उम्मीदवार। जी। जी जी, कौन उम्मीदवार होता है इस पर डिपेंड करता है। तो बहुत सारी चीज़ें साफ हुई सासाराम सीट को लेकर और काराकाट सीट को लेकर कि अभी उम्मीदवारों का चूंकि घोषणा नहीं हुआ है आधिकारिक तौर पर, इसलिए मतदाताओं में भी कन्फ्यूजन की स्थिति है कि क्या करें क्या ना करें। लेकिन जो भी होगा, जैसा कि नरेंद्र भाई बता रहे थे कि मुकाबला दोनों ही सीटों पर बहुत ज़बरदस्त होने वाला है और 24 की लड़ाई जो है वो इतनी भयानक होने वाली है सासाराम काराकाट में, जिसकी कल्पना आज नहीं की जा सकती है। तो नरेंद्र भाई हमारे साथ आप जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कैपिटल टीवी दर्शकों को हम बता दें कि रूबरू में हम अलग अलग क्षेत्रों से आपको वहाँ के वरिष्ठ पत्रकारों से, वरिष्ठ नेताओं से आपको हम बात कराते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।